हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स ब्रिलियंस एनालिसिस। और इसमें जो हम पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे वो करेंगे 8 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। ऑल्सो अगर आपने टेस्ट सीरीज़ अभी लगाना शुरू नहीं किया है तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दो, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज़ लगाने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है, प्लस उसके एनालिसिस में जाता है हमारा 2 से 3 घंटा या 4 घंटा भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो अगर तुम वेट करोगे कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करके फरवरी में लगाना शुरू करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब तुम उसे एनालाइज नहीं कर पाओगे, ना ही उसे रिवाइज कर पाओगे बाद में। तो टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दो। और अगर तुम्हारे पास अफोर्डेबिलिटी का इशू है टेस्ट सीरीज़ का, तो देखो तुम डायरेक्ट अगर इंस्टीट्यूट से नहीं खरीद पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे बहुत से चैनल हैं जो प्रोवाइड करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक, अब मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ इन चीज़ों को, बट क्या है कि देखो टेस्ट सीरीज़ होती हैं 20 से 30 हज़ार रुपये की। अब इतना हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक, तो अगर मैं एथिक्स अपनी यूज़ करूँ, मैं बोलूँ कि ये नहीं यार तुम्हें इंस्टीट्यूट से ही खरीदना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार, कि सबके पास इतने पैसे नहीं होते। ठीक है, तो अपनी एक सोर्स फाइंड कर लो जहाँ पे अगर तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के तो बेटर है। वरना मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि एक सेलर है वो देते हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह 100-200 रुपये में देते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, तो वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। अगर मुझे कहीं से मिलेगी तो कोशिश करूँगा कि किसी चैनल पे बना के मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक तो आ ही जाना है उस पर। बट क्या है कि उसमें दिक्कत क्या है कि मैं पता नहीं रेगुलर अपडेट कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। अब ये क्या है, ये तुमसे पैसे लेते हैं, तो ये टाइम टू टाइम तुम्हें जब भी टेस्ट होगा तो 3-4 दिन में ये अपडेट कर देते हैं, तो तुम वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मेरा कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बता दे रहा हूँ ताकि यार तुम एक्सेस कर सको उन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद बहुत टाइम लगा है कुछ चीज़ें समझने में, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाए ये सब चीज़ें, इसलिए बता दे रहा हूँ। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मैंने उस सेलर का शायद वो बता रखा है, टेलीग्राम जो भी है उसका, वहाँ से तुम देख लेना। अब उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं पहले ही। ठीक है, अब तुम उनसे देख लेना जो भी तुम्हारा बताएं। ठीक, हाँ इतना कह सकता हूँ कि ऑथेंटिक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने लिया है वहाँ से। ठीक है, तो इतना मुझे पता है। बाकी हम चलते हैं अपने डिस्कशन पे। अब इसका जो पीडीएफ है, नहीं मतलब जो टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ नहीं, मतलब इसका पीडीएफ वाजीराम पॉइंटर्स का पीडीएफ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ आप देख सकते हो, मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं 8 नवंबर का। अब रिसेंटली हुआ 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसमें बात की गई एग्री वोल्टेक फार्मिंग के बारे में। ये कुछ नहीं है, बेसिकली बस ये है कि सोलर के नीचे जो जगह बचती है उसको हम यूटिलाइज करके यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करें, इसी को बोलते हैं एग्री वोल्टेक फार्मिंग। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है लो इम्पैक्ट सोलर। ठीक, ये याद रखना है, एग्री सोलर भी बोलते हैं, डुअल यूज सोलर भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखना, लो इम्पैक्ट सोलर। ठीक है, ऑल्सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, इंडिया में। ठीक है, और ये बना कब था, ये 2015 वाली जो हमारी COP21 थी, पेरिस क्लाइमेट वाली, उसमें इसे साइन किया गया था। और इसके प्रोमोटर्स कौन कौन थे, इंडिया था और फ्रांस था, ये याद रखना है। और इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फोर्स में आता है 2017 में। ठीक, और 2020 में इसकी जो मेंबरशिप है वो एक्सपैंड कर दी जाती है टू ऑल UN मेंबर स्टेट्स, क्योंकि इससे पहले जो था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज थी उन्हीं को मेंबरशिप अलाउड थी। उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है 2020 में कि ऑल मेंबर स्टेट्स। और रिसेंटली इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक है टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। ठीक, इसमें क्या करना है कि 1000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है पर ईयर। ठीक, टोटल जो हमें इंस्टॉलेशन करनी है 1000 गीगावाट की इंस्टॉलेशन करनी है सोलर की। 1000 बिलियन जो है हमें वो लेके आनी है, इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है 2020-30 तक। ठीक, और 1000 मिलियन लोगों तक हमें इसका एक्सेस पहुंचाना है, सोलर का एक्सेस का। ठीक है, और रिसेंटली इसका 100th मेंबर बन गया है हमारा पैरागुए। पैरागुए कहाँ की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, बट इसके सिग्नेटरीज जो हैं वो 119 के करीब हैं। ठीक, जो रेटिफाई कर देते हैं वो मेंबर बन जाते हैं ना पूरा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया और कैरिकॉम के बीच में सेकंड जॉइंट कमीशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, हमें बस कैरिकॉम की मेंबरशिप पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम मैप से डिस्कस करेंगे। अब देखो कैरिकॉम के मेंबरशिप डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि देखो नॉर्थ अमेरिका होता है, इसमें हमारी 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। ठीक है, उसका जो बीच में 7 कंट्रीज़ हैं इनको बोलते हैं हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाता है हमारा साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में से मैक्सिको को ले लो और सेंट्रल अमेरिकन की 7 कंट्रीज़ को ले लो और साउथ अमेरिका को ले लो, तो ये बन जाता है हमारा लैटिन अमेरिका। ठीक, और इधर वाले जो आइलैंड होते हैं इनको हम बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड ग्रुप। ठीक है, अब आ जाते हैं कैरिकॉम पे। अब कैरिकॉम जो है इसमें बेसिकली हमारी 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसका फुल फॉर्म होता है कैरेबियन कम्युनिटी। ठीक, अब सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कौन सी है इसमें पार्ट, बलीज़ है। फिर उसके बाद सुरीनाम और गायना है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें गायना में ही इसका हेडक्वार्टर्स है। अब देखो इसके आइलैंड ग्रुप एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी मान लो क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो दे दे तो मैं आइलैंड दे दे जो कि किसी वजह से भी न्यूज़ में हो और बोल दे कि यहाँ का आइलैंड है कि नहीं, तो उससे वो पता रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो आइलैंड कौन कौन सा है हमारा, त्रिनिदाद टोबैगो, ग्रेनाडा, बाबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट, डोमिनिका, एंटीगुआ, मॉन्टसेरेट, किटीज नेविस, हैती, जमाइका और बहामास। तो मैं ब्रॉडली याद रहना चाहिए कि ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है,
15 हैं टोटल। उसके बाद ऑब्जर्वर्स हैं, जैसे कि मैक्सिको हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब ऑब्जर्वर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना याद रहे तो बहुत है। अब देखो ये हमारा यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक कॉमन मार्केट है। बना कौन सी ट्रीटी के साथ था? तो ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ चगुआ रमस, ठीक है, चगुआ रमस याद रखना। अब देखो इस आर्टिकल में ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस इतना जानना है कि मिलीमीटर वेव जो होती है इसका यूज़ होता है हमारे 5G नेटवर्क में, ठीक है। अब ये इसे मिलीमीटर वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो मिलीमीटर में होता है, 10 mm से 1 mm तक, मिलीमीटर तक, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, H इंटू फ्रिक्वेंसी, और इसी को जब हम एक्सपैंड कर देते हैं ये तो ये हो जाता है H इंटू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा नीचे आ जाता है। अब ये जो वेवलेंथ होती है, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। तो मिलीमीटर वेव में क्या होता है कि इनकी वेवलेंथ अगर कम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ से देखो तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अब एनर्जी ज़्यादा हो गई तो क्या कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट है तो ये लेस डिस्टेंस कवर करते हैं। अब देखो लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी का मतलब हो गया जो डेटा हमारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कितना लैग है, ठीक, कितना डेटा जो है हमारा बीच में रह जा रहा है और कितना पहुँच पा रहा है, उसी को बोलते हैं लेटेंसी। मतलब लेटेंसी अगर हमारी हाइयर हो गई तो वो चीज़ बेकार होती है। जितनी कम लेटेंसी हो, जैसे हमारा वीडियो कॉल करते हो तुम, तो जितनी कम लेटेंसी होगी उतना तुम्हारा वीडियो कॉल जो होगा वो स्मूथ होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो देखो एक तो डिबेट ये है कि ये किसके अंदर आता है, तो ये तो कई जगह दे रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, दूसरा दे रखा है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक। तो अगर तुम पीआईबी पे देखोगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो हम मोस्टली इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ ही एसोसिएट करेंगे, बट अगर ये नहीं दिया हुआ है तब हम इसे मान लेंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, ठीक है। ये बेसिकली R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें, ठीक। उसके अलावा इसमें एक चीज़ दी हुई है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अब तुमने एक फंड सुना होगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, नाम से पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सर्विस, जो सर्विस हो उसे यूनिवर्सल बना दिया जाए। तो ये फंड बेसिकली यूटिलाइज होता है, जैसे जो हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए या बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इन रूरल एरियाज़। अब देखो जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटर्स हो गए, ये जल्दी क्या करते हैं, जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, तभी गांव में बड़े इश्यूज़ होते थे नेटवर्क के। तो इस फंड में क्या होता है कि हम उसी को फंड करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। अब इसी फंड के अंदर हमारा आता है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा मान लो स्पेसिफिक है, ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करता है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस आर्टिकल में क्या कहा है कि बेसिकली जो भी मिलेट्स होती हैं इनके ऊपर जो ये ब्राउन होता है, मतलब जैसे अगर मान लो तुमने राइस देखी हो तो राइस के ऊपर हस्क होता है, ऊपर जो ब्राउन कलर का जो कोटिंग रहती है, बोला है कि अगर उसको डाइट में इंक्लूड किया जाए तो वो क्या करता है, फाइबर इंक्रीज़ कर देता है हमारे उस डाइट में, और ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। बस यही इतना ही मेंशन है, इतना ही जान लो बहुत है। और ये आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है कि साउथ कोरिया में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका नाम है एल्यूलोज। तो तुम्हें बस क्या याद रखना है कि एल्यूलोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम शुगर सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। ये मैंने वाजीराम पॉइंटर्स में अगस्त में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, और रिवाइज तो करना ही है वहाँ से। तो तुम्हें बस इसमें याद क्या रखना है कि एल्यूलोज या फिर डी एल्यूलोज दे दे या पूछे डी साइकोज ये क्या होता है, तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि ये तीनों ही सेम चीज़ें हैं और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या शुगर सब्स्टिट्यूट है, ठीक। अब ये मिलता किन से है, ये मिलता है वीट्स, रेजिन, फिग्स। फिग्स भी एक तरीके का कह सकते हो, छोटा सा प्लांट होता है जिसके फ्रूट से ये निकाली जाती हैं, ये जो हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये निकाला जाता है, या मोलासेस। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम क्या होता है कि इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है और फिर फैट्स की तरह ऑब्जॉर्व होते हैं बॉडी में, मतलब डायरेक्टली ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, ठीक। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी इंक्रीज़ हो गया है, और इनको बोला जा रहा है कि बाकी जो स्वीटनर्स होते हैं उनसे ये बेटर है, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट सबके ही हैं, वही काम है सबका, ठीक है। बाकी ये आर्टिकल तो देखो बकवास है। बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि अब हम एयर शिप्स को यूज़ करेंगे फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट। अब एयर शिप्स में होता क्या है, जैसे तुमने बैलून देखा होगा बचपन में, कैसा बैलून बना दिया, ये इसमें मैंने भर दी हाइड्रोजन गैस। अब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन जो होती है वो लाइटर देन एयर होती है। लाइटर देन एयर का मतलब क्या है, अगर एयर है और उसमें एक एयर है हमारी हाइड्रोजन की, तो ये ऊपर जाएगी, राइज करेगी। जैसे वार्म एयर है, तो वार्म एयर क्या होती है, ये लाइटर होती है, इसीलिए ये ऊपर जाती है, ठीक, और कोल्ड एयर हमारी नीचे रहती है। तो जो हाइड्रोजन बैलून वाला प्रिंसिपल था वही बोल रहे हैं कि हम ऐसे एयरशिप्स में यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीलियम से फिल करेंगे। हीलियम से क्यों, हाइड्रोजन से क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है कंबस्टेबल होती है, अगर आग लगेगी तो बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन हीलियम में आग नहीं लगती, ठीक। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम इसको फिल करेंगे इससे, और हीलियम भी हल्की होती है क्योंकि पहला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ऐसे, ठीक। तो ये क्या करेगा, जल्दी ट्रांसपोर्ट कर देगा, और इसमें जो हमारे फ्यूल एमिशंस हैं वो नहीं लग रहे हैं क्योंकि हम फ्यूल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब देखो फिर से आ गया है न्यूज़ में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप, ठीक। अब इंडिया ने क्या किया था, 2022 में इससे बैकआउट कर लिया था, ठीक। अब तुमने एशियान सुने होंगी 10 कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं 10, प्लस उनके जो 6 एफटीए पार्टनर्स हैं। इस 6 पार्टनर्स में से देखो इन्होंने 5 ही मेंशन कर रखे हैं, इंडिया को मेंशन नहीं किया है। इंडिया भी है एक एफटीए पार्टनर। अब इसको ट्रेड ब्लॉक में कन्वर्ट करने की बात की जा रही थी, जो बन जाता हमारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बट इंडिया ने 2022 में इससे बैकआउट इसलिए किया क्योंकि क्या हो रहा था कि इंडिया ऑलरेडी जो कंट्रीज़ इसमें हैं उनसे ट्रेड डेफिसिट में है, और अगर हम और ओपन हो जाएंगे इनसे ट्रेड में तो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। प्लस हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाला था इससे, ठीक है। इसलिए हमने इससे बैकआउट कर दिया। अब फिर कोई बात कर रहा है कि यार हमें फिर से इसमें आ जाना चाहिए। अब देखो टूना फिश जो है ये है एक पेलागिक मरीन फिश। अब पेलागिक का मतलब क्या हो गया, ये मैं तुम्हें एनवायरनमेंट जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, 5 लेक्चर्स मैंने पढ़ा लिए हैं, उसमें बताऊंगा कि ये पेलागिक होता क्या। बेसिकली ये ओपन ओशन को रेफर करता है, ठीक। अब इन्होंने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने कि हम क्या करेंगे, टूना क्लस्टर डेवलप करेंगे अंडमान एंड निकोबार में अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली ही होता है, ठीक है। अब ये जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी 2020 में। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है। तो ऐसी स्कीम्स में क्या होता है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट होगा ना, इसमें जो ज़्यादा पैसा लगने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो सेंटर है वो चाहेगा कि हमारा पैसा कम लगे, स्टेट्स का पैसा ज़्यादा लगे, ठीक। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चीज़ें हैं वो इसी में आएंगे, इसी कंपोनेंट में आएंगे। तो जैसे देख सकते हो इसमें कि एनहांसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है, या फिर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है, ये सब जो है ये सब हमारे स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट में आता है। तो तुम बस इतना याद रखना, 5 साल के लिए स्कीम थी, तो 2020 में लॉन्च हुई, तो कब बंद होगी, 2025 में। वैसे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसको चलाता कौन है, यही चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ जो है वही चलाती है, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैंने अगस्त में एक चीज़ बताई थी हनी बैजर का बारे में, एनिमल के बारे में। उसी की एक मतलब समझ लो रिलेटेड स्पीशीज़ है, बट ये हमारे यहाँ नहीं मिलती है, ठीक। इसको बेसिकली कहीं नॉर्थ अमेरिका में ये सब किया गया है, तो ये जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही दिया हुआ है। अब देखो छठ पूजा तो खत्म हो गई। एक क्वेश्चन आया हुआ था मेंस में रिगार्डिंग वैदिक प्रैक्टिसेस जो आज भी चल रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम सन की पूजा करते हैं, ठीक। तो वैदिक टाइम में भी हम यही करते थे, तो यहाँ पे मेंशन हो सकता था। बट अब क्या है कि अब देखो प्रीलिम्स पास में आ गया है हमारे, तो हम सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे, और मैं कुछ मेंस वेंस का कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बताऊंगा, ठीक। सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे, तो ये काम का नहीं है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम 9 नवंबर का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। पहला जो आर्टिकल है वो है हमारा PYPIM के बारे में। अब ये क्या है, ये हो गया हमारा पाइथन। तुमने सुना होगा पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। और इसका फुल फॉर्म हो गया PIM का प्रोसेसिंग इन मेमोरी। अब देखो किसी ने कितना भी ना पढ़ा हो, बस इतना तो पता ही होगा कि एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं। अब क्या होता है, रैम जो होती है डेटा को लेती है थोड़ी देर के लिए, फिर इसे सेंड करती है CPU में, ठीक। अब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग करती है यहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग होता है। बट जो हमारा PIM है, इसका फुल फॉर्म देखो क्या लिखा था, प्रोसेसिंग इन मेमोरी। तो ये क्या करता है कि डेटा को यही रैम में ही प्रोसेस कर लेता है। कैसे, रैम में ही हम एक लगा देंगे प्रोसेसर और यहीं पर प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो क्या हुआ कि ये सेंड करने में देखो हमें कुछ टाइम लग रहा था, अब वो टाइम नहीं लगेगा, तो लेस टाइम लगेगा, ठीक। लेस पावर कंज्यूम होगी, क्योंकि देखो अब हम यहाँ पे डेटा भेज रहे थे तो अब ये भी तो पावर कंज्यूम करता है ना CPU, अब यहीं पे हो जा रहा है तो लेस पावर कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से ये बेटर है। तो तुम्हें कभी पूछ देगा कि PYPAIM किससे रिलेटेड है, तो पहली बात तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, और दूसरा ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक। एनर्जी और टाइम सेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब एक है चॉनकुस। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि चॉनकुस क्या है। ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ऑलरेडी ये तुम पढ़ लोगे एनवायरनमेंट में कि साइनोबैक्टीरियाज होते हैं क्या है, मैंने ही बता रखा है वाजिर हम पॉइंटर्स में बहुत बार। तो चॉनकुस बस ये याद रखना है तुम्हें कि ये मिले थे बेसिकली इटली में। अब इटली के वोल्केनो आइलैंड जो है ये मैंने पढ़ा रखे हैं, यहाँ पे मिले थे, और इनकी टेंडेंसी जो है कि एवरेज साइनोबैक्टीरिया से ये ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। अब देखो जो लोग मुझसे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि अफ्रीका में परसे, या फिर कह सकते हो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है फूड सिक्योरिटी की, ठीक। और यही रीज़न क्यों ज़्यादा फूड इनसिक्योर है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे अरेबियन सी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको इफेक्ट करती हैं। कोई साइक्लोन बन गया तो इधर ही जाता है, वो इनको इफेक्ट कर देता है। अब इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सीड कंट्रीज़। अब ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत बार पढ़ा रखा है, पर फिर भी बता देता हूँ, सोमालिया, इथियोपिया, डिजिबोती और इरिट्रिया, ठीक है। अब UN प्लस यहाँ की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें बोला कि 65 मिलियन लोग जो हैं फूड क्राइसिस जूझ रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब तुम्हें क्या करना है, वाजिराम पॉइंटर्स रिवाइज करने हैं, बस उतना ही तुम्हारा काम है। बाकी ये सब मैंने सब पढ़ा रखा है ऑलरेडी। इसमें देखो बाबल मंदेव है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है ऐसे ही
करंट अफेयर्स में मैंने सारे स्टैटिक लिंकेजेस पढ़ा रखे हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट जो है ये बात करता है एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है इक्वाइन प्लाज्मोसिस। ठीक, अब इक्वाइन क्या होते हैं? बेसिकली हॉर्स या फिर हॉर्स रिलेटेड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे डोंकीज म्यूल्स हो गए, इनको बोलते हैं इक्वाइंस। अब हमारा एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस है कहाँ पे? हिसार में, ये याद रखना है। अब इसको जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, जो कि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है तुम्हें, उसने रेफरेंस लेबोरेटरी का स्टेटस दे दिया है। अब रेफरेंस लेबोरेटरी क्या करेगी? ये करती है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे काम करती है। ठीक, तो अभी कौन सी डिजीज़ पे काम कर रही है? इन पे। अब ये क्या है? टिक बॉर्न है, ये याद रखना है। प्रोटोजोआ से कॉज होती है, ये याद रखना है। बस, इसके अलावा कोई वैक्सीन नहीं है, बस इतना ही याद रखो, बाकी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, इंडिया मेंबर है किसका? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका तो है ही। अब नेक्स्ट जो है वो एक एक्सरसाइज के बारे में बात है कि ऑस्ट्रा हिंद, अब देखो नाम कैसे पता चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, हिंद इंडिया हो गई, इनके बीच में एक्सरसाइज होगी और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये अभी कंडक्ट होगी 8 से 21 नवंबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है INS विक्रांत के बारे में। अब ये जो था हमारा फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब देखो ये कैरियर्स क्या होते हैं, ये मैंने तुम्हें बता रखा है बाजीराम पॉइंटर्स में। ठीक, तो ये हमारा पहला था। अब इसे कहाँ इंक्लूड कर दिया गया है? जो हमारा वेस्टर्न फ्लीट कमांड है, अरेबियन सी वाला, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और वेस्टर्न फ्लीट में दूसरा कौन सा आता है हमारा? एक दूसरा आता है वो INS विक्रमादित्य, वो आता है। ठीक, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है तुम्हें। ठीक, एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव जो भी चीज़ें होती हैं उनको एंटी ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक, बॉडी मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है। अब देखो ये जो बोट है ये हमारी इन्वॉल्व है इन सागरमाला परिक्रमा में। अब सागरमाला परिक्रमा है क्या? बेसिकली एक ऑटोनॉमस, मतलब खुद से चलने वाली व्हीकल है, जो कहाँ से जाएगी? मुंबई से टुथुकोडी जाएगी। ठीक, अब इससे हम क्या चाहते हैं? इससे हम डेवलप करना चाहते हैं एक ऑटोनॉमस मैरीटाइम व्हीकल जो कि यूज़ कर सकें हम फॉर सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पस। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु ने ऐसा कुछ पॉपुलेशन क्लॉक लगा दी है यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज में, ये कुछ काम का नहीं है। उसके अलावा जाम्बिया तो मैंने तुम्हें बहुत बार बता रखा है। अब ये कोई यहाँ कुछ जॉइंट परमानेंट कमीशन की मीटिंग हुई, ये कुछ काम का नहीं है। जाम्बिया के मैपिंग वगैरह काम किए। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है? लेक विक्टोरिया। ठीक, लेक करीबा कौन सी है? एक आर्टिफिशियल लेक है, करीबा डैम से बनी है, किस पे? जाम्बेजी रिवर पे। कैपिटल क्या है इसकी? लुसाका। और ये सब मैंने तुम्हें ऑलरेडी वाजीराम पॉइंटर्स में ही स्टैटिक लिंकेजेस में सब पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं 10 नवंबर पे। ठीक, पहला आर्टिकल जो है वो सेठीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, बस तुम इतना जान लो कि ये पेरिफेरल नॉलेज होती है, कभी कभी काम आ जाती है प्रीलिम्स में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं या फिर जो कह सकते हो रैंडम क्वेश्चन आते हैं उनको टैकल करने के लिए। तो सेठीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? हमारे कर्नाटका में। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ एक एलिफेंट की डेथ होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है आयरन एज के बारे में। अब इंडिया में आयरन एज कहाँ पे पहले मिली? हमें पहले मिली साउथ इंडिया में। अब देखो पहला तो आएगी हमारी कौन सी? चालकोलिथिक। उसके बाद आया था हमारा ब्रॉन्ज एज जो हमारी इंडस वैली वाली हो गई। ठीक, उसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड। ठीक, अब वैदिक पीरियड के ही टाइम पे कुछ 1200 BCE से लेकर 300 BCE तक एक पीरियड था हमारा साउथ इंडिया में जिसको बोलते हैं आयरन एज, या फिर इसको मेगालिथिक एज भी बोलते हैं। मेगालिथ मतलब होता क्या था कि ये क्या करते थे कि बहुत बड़े बड़े आयरन स्टोन्स यूज़ करते थे कि मान लो यहाँ बरियल करना है तो इसके बगल में ये बहुत बड़े स्टोन यूज़ करते थे इन मेमोरी ऑफ दिस। अब इसके 2 प्रीलिम्स क्वेश्चन आ चुके हैं मेगालिथिक पीरियड के। एक था हमारा वीरूकाल या वीराकाल। ठीक, 2023 में आया था। एक आई थी मनाडू आया था शायद इस साल के प्रीलिम्स में 2024 वाले में। ये भी मेगालिथिक साइट से ही रिलेटेड है। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना है, बस हमें इसकी मेगालिथिक साइट देख लेनी है। ठीक, ऑल्सो ये जो स्टोन इन्होंने दिखा रखा है ये गलत दिखाया है, कहीं फॉरेन कंट्री का है। एक्चुअल जो स्टोन था वो डिफरेंट था इससे। ठीक है, अब हमें क्या मिला है? हमें तेलंगाना में निरुवा राई करके एक मेमोरियल पिलर मिला है। अब बेसिकली ये किसी एल्डर पर्सन की याद में यहाँ पे लगाया गया था। तो हमें बस इतना याद रखना है कि निलुवा राई जो है ये किससे रिलेटेड है? हमारा आयरन एज से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे मिला है? हमारे कमासनपल्ली विलेज। इतना याद रख लो, कमासनपल्ली विलेज कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक, क्योंकि हमारी जो आयरन एज की साइट्स थी बेसिकली एक्सटेंड करती हैं विदर्भा रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन तक। ठीक, अब नेक्स्ट जो है कि एक हमारा फंगस है जो लगता है कैटरपिलर पे। ठीक, अब इसको इंडिया में क्या बोलते हैं? इसको इंडिया में बोलते हैं कीड़ा जरी। जरी बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमारा कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ चीज़ों को ट्रीट कर सके। ठीक, थोड़ा भोजपुरी वर्जन लगता है उसका। अब ये फंगस जो है पाया गया इसमें कि ये कुछ कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को रोक सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? वल्नरेबल। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो स्नेक वाइट एनवेनमिंग, इसका मतलब क्या हो गया
कि वेनम को इंजेक्ट करना, अब चाहे स्नेक ने तुम्हें खुद काट लिया हो, या तुमने सुना होगा कुछ केसेस में क्या कर रहे हैं लोग रिक्रिएशन के पर्पज़ से क्या करते हैं कि अब खुद के अंदर इंजेक्ट करते हैं स्नेक बाइट का वेनम वगैरह, ठीक। तो हमारे तमिलनाडु ने क्या कर दिया है कि स्नेक बाइट को डिक्लेयर कर दिया है नोटिफाइबल डिजीज़। अब नोटिफाइबल डिजीज़ का मतलब क्या हो जाता है कि अब कोई भी केस अगर आएगा तो इसको रिपोर्ट में इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। ऑल्सो बेटर डेटा कलेक्शन हो पाता है, इसलिए इसको नोटिफाई वगैरह करते हैं, इतना ही काम का है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब ये लॉन्च हुआ था 2018 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो भी सोलर एनर्जी वाला जो हमारा बन रहा है पूरे वर्ल्ड में हम एक ग्रिड बना लें, मतलब पूरे वर्ल्ड को हम सोलर से कनेक्ट कर दें। अब देखो ये इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्फेयर में यूजिंग सोलर, क्योंकि सोलर वाले में देखो जो भी काम करते हैं हम इंडिया का ही नाम होता है हर जगह। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक कॉमन ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। 3 फेजेस में होगा बेसिकली ये कि पहले क्या करेंगे, इंडिया और इंडिया के नेबर्स जो कि हमारे जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इनको कनेक्ट करेंगे, फिर हम अफ्रीका को कनेक्ट करेंगे, फिर हम वर्ल्ड को कनेक्ट कर लेंगे। पूरा वही पूरा काम है, ठीक। अब अगला जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बोला है कि इनमें शॉर्टेज है मेंबर्स की। ऑल्सो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला है कि ये जो है अब सही काम नहीं कर रहे हैं, अप टू द मार्क इनका काम नहीं है, ठीक। अब जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा बता दूँ। ये जो भी केसेस हियर करता है उसको आप अपील कर सकते हो एनक्लैट में, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल में, फिर उसके बाद विद इन 60 डेज आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, ठीक। अब ये हैंडल कौन कौन से केसेस करता है, ये केसेस करता है कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी केसेस आते हैं उनको, प्लस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जो केसेस होते हैं वो ये देखता है, ठीक। अब तुम्हें पता होगा कि डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है, ये कि कौन से केसेस हियर करता है, ये बेसिकली इंडिविजुअल फर्म्स के केसेस देखता है, प्लस पार्टनरशिप फर्म्स के केसेस देखता है, और अदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये तीनों क्या होती है तुम इकोनॉमी में पढ़ोगे, उनके केसेस देखता है। और जो हमारा NCLT है ये कौन कौन से केसेस देखता है, कंपनी के केसेस देखता है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केसेस देखता है, ठीक। तो इस तरीके से DRT और NCLT में डिफरेंस है, और दोनों ही अलग अलग एक्ट के अंदर बने हुए हैं। नेक्स्ट चलते, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था पहले ही। अब ये देखो ये कोई बाहर का, ये साउथ अमेरिका का है, इक्वाडोर का, इसलिए कुछ काम का नहीं है, ना ही कुछ इसकी ऐसे फीचर हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। ये भी बकवास है पूरा, ये भी बकवास, ठीक है। अब आ गए हम 11 नवंबर पे। पहला आर्टिकल जो है वो बात करता है हमचक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे है, ये असम में है, ठीक। यहाँ पे क्या मिला था, एक एलिफेंट का कारकास मिला है जो कि काफ़ी डिकम्पोज्ड है, इसलिए मैं मैप पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद रखना, ठीक। बाकी नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है एरो 3 मिसाइल्स के बारे में। अब देखो एरो 3 मिसाइल्स ऑलरेडी न्यूज़ में थी क्योंकि इसराइल के पास इनकी शॉर्टेजेस हो गई थी जब इन पे हेजबुल्ला वगैरह अटैक कर रहे थे, ठीक। अब एरो 3 मिसाइल जो है ये पार्ट है हमारे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का ही। अब ये क्या करती हैं, ये टैकल करती है बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और वो भी एक्सो एटमॉस्फेयर, मतलब जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर जहाँ खत्म हो रहा है, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं कि इनके बाहर जाती हैं पहले फिर एंटर करती हैं, तो इस एरिया में इन्हें टैकल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि ये है हमारा इसराइल का पार्ट। अभी इसराइल ने बोला है कि इसे हम जर्मनी में भी डिप्लॉय करेंगे क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट इससे मांग रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टोटो ट्राइब। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इनके नंबर बहुत कम हो गए। अभी कहाँ मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ये एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है और ये लैंग्वेज बोलते हैं, टोटो लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि आती है हमारे सीनो टिबेटियन लैंग्वेजेस के ग्रुप में। इतना ही याद रखो, ठीक। और PVTs क्या होते हैं ये मैंने तुम्हें PM जनमान स्कीम जो बताई थी वजीराम पॉइंटर्स में ही, वहाँ पे ही पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सतलज रिवर के बारे में दे रखा है, ये तो मैंने तुम्हें मैप में बहुत बार बता रखा है, ठीक है। वजीराम पॉइंटर्स में तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। अब देखो स्कार्बरो शोल ऑलरेडी बहुत बार अगस्त में न्यूज़ में था, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था पूरा डिटेल में साउथ चाइना सी में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, किन किन कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ मैं जल्दी बता देता हूँ। देखो ये जो रीजन हो गया साउथ चाइना सी का, इसे बोलते हैं हम पैरासेल आइलैंड, ठीक। पार्सल याद रख लो, पार्सल पे क्या है, स्कार है, ठीक। स्कार्बरो इधर हो गया और उसके नीचे हमारा आता है स्प्रैटली, और इधर ही एक 9 लाइन है जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में रहती है, जो चाइना क्लेम करता है कि ये सब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये सब मेरा है, सब चाइना से कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक। अब चाइना, ताइवान है, प्लस इधर फिलीपींस वाली कंट्रीज़ हैं, इधर थोड़ी साउथ एशियन कंट्रीज इधर हैं, फिर इधर वियतनाम है, इन सब के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। अब देखो होकेरसर वेटलैंड जो है ये जम्मू कश्मीर का वेटलैंड है, ठीक। इसको क्वीन वेटलैंड बोलते हैं कश्मीर का, और इसको होकेरा वेटलैंड भी बोलते हैं।
अब तुम्हें मैंने बता रखा है कि श्रीनगर में कौन सी रिवर फ्लो करती है हमारी, इसके पास से झेलम रिवर। ठीक, पूरा मैंने झेलम रिवर का ओरिजिन भी बता रखा था। तो एसोसिएटेड कौन सी रिवर होगी, झेलम रिवर एसोसिएटेड होगी। बट इस वेटलैंड से कौन सी रिवर फ्लो करती है उसको बोलते हैं दूध गंगा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, झेलम की। अब देखो ये चूहे जैसा जो लग रहा है ये बेसिकली ऑटर है, और ये मिला है अभी पुणे में। ठीक, अब इसका नाम यूरेशियन ऑटर है, तो तुम्हें लगेगा कि शायद ये सिर्फ यूरोप में ही मिले, बट देखो एशियन भी लगा है, तो ये इंडिया भी मिलता है। ठीक, और इसका स्टेटस जो है वो नियर थ्रेटेंड है, कुछ काम का नहीं है, शेड्यूल 2 में आता है, ये याद रखना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा काम का जरूरी नहीं है, बस ये सोलिटरी एनिमल है, इतना कुछ इसकी फीचर्स नहीं है जो कि याद रखा जाए इसे। बाकी लाइटनिंग वाला तो बकवास है पूरा आर्टिकल। अब देखो यहाँ तो पता चलेगी यूटिलिटी कैसे रैंडम बॉम्ब्स को कैसे टैकल करते हैं। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एफिड्स किसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ एफिड वॉस्प। अब तुम बस इतना ही पढ़ लो कि यार मैंने कुछ एफिड पढ़ा हुआ था, वॉस्प तुम्हें याद रहेगा कि ये वॉस्प जो होते हैं ये किस में आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक, तो वहाँ पे टिक करना आसान हो गया। तो बस नाम जान लो, इतना ही काम का है। अब देखो नाम क्या है, आरपेक्टोफाइलस पुलवासी की। ठीक है, ये बेसिकली समझ लो ये इंसेक्ट है, इसके अभी मिला है नागालैंड वगैरह में। ये कुछ काम का नहीं है, इतना याद ही नहीं रहेगा आखिरी तक। ठीक, कायाकल्प स्कीम किसके पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पार्ट है, और ये किसके अंदर आता है, ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आता है। इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम थोड़ा सा वहाँ पे क्लीननेस को बढ़ावा देते हैं, और कुछ काम का नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ गए हम 12 नवंबर पे। अब पहला जो है ये है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट बन रहा था तो इस पे काफ़ी कंसर्न रेज किए थे यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसने। और ये बन कौन सी रिवर पर रहा है, सुबानसिरी रिवर पे। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, ये तिब्बत से फ्लो करती है, फिर एंटर करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में। ठीक, इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गोल्डस मिलती है। अब देखो नेक्स्ट जो है ये है सिरपुर लेक। इसको बेसिकली अभी वेटलैंड का स्टेटस मिला है, रामसर वेटलैंड का। और ये न्यूज़ में अभी क्यों है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोल दिया है कि इसके अराउंड जो भी एनक्रोचमेंट है उसे हटा दिया जाए। तो बस इतना याद रख लो कि ये इंदौर एमपी में है, और ये वैसे ही मैंने अगस्त में जो वाजीराम पॉइंटर्स पढ़ाए थे उसमें मैंने इसको डिटेल में इसके स्टैटिक पार्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है ईवी एज ए सर्विस प्रोग्राम। ये लॉन्च किया है हमारे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने, जो कि सब्साइडरी कंपनी है किसकी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक, अब इसमें होगा क्या, ईवी सर्विस प्रोग्राम में बेसिकली हम गवर्नमेंट ऑफिस में 5000 ई व्हीकल्स या फिर कह सकते हो ई मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने का प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अबाउट डाइक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा। डाइक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा ये बेसिकली एक तरीके की समझ लो ग्रास टाइप का है, और ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है फायर रेजिस्टेंस की। अब होता क्या है कि जब पोस्ट मानसून सीजन में यहाँ पे जब लोग फायर लगा देते हैं तो ये ग्रासेस जो होती हैं ये फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से ये सर्वाइव कर जाती हैं वहाँ पे, तो ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी प्रोटेक्ट करती हैं। और ये यूजुअली होता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस यूनिट्स होते हैं। अब इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि एक फ्लावर नहीं निकलता है, कई फ्लावर निकलते हैं, वो स्पाइकेट होते हैं, मतलब थोड़े स्पाइक्स टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े नुकीले होते हैं। ठीक, ये प्रिजर्व करते हैं फायर होने से। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ड्राइक्लिप्टेरा पॉलीमार्फा जो है ये फायर रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है, और ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है अभी रिसेंटली। ठीक, और यहीं पे ये एंडेमिक है। अब ये ओनली स्पाइकेट इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर है जो कि इंडिया में मिलता है, इसके बाद जो मिलता है वो हमारा अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, बस इतना जान लो। उसके अलावा ग्लूटेन के बारे में दे रखा है। अब देखो ग्लूटेन तुमने सुना होगा काफ़ी चीज़ों में कि ये ग्लूटेन फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है। अब ग्लूटेन होता क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन होता है जो कि बेसिकली हमारे वीट में, बार्ले में, राई में, इन सब में मिलता है। अब हमारे अंदर एक एंजाइम होता है प्रोटीज, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बट क्या करता है कि वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं करता। इसीलिए ग्लूटेन जो है हमारे कुछ स्टमक के रिलेटेड इश्यूज़ में दिक्कत करता है। ठीक है, उसके अलावा पिनाका, ये तो मैंने बहुत बता रखा है कि ये हमारे यहाँ के रॉकेट्स हैं। अब कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज इसे डिमांड कर रही हैं, हम देने वाले हैं इनको। ठीक है, उसके अलावा 10 के बारे में क्या याद रखना है, बस इतना याद रख लो कि ये एक स्किन डिजीज़ है। ठीक, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और इसको लायल सिंड्रोम भी बोलते हैं, और यूजुअली तुमको दे देगा कि ये 10 वर्ड किससे एसोसिएटेड है। तो ये बस समझ लो कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस है। नेक्रोलिसिस मतलब थोड़ा नेक्रो जो वर्ड होता है डेड से रिलेटेड होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी, अब ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बनी कब थी 1979 में। अब किसने किसने बनाया था, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने, और यूएनएसकाप जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन है एशिया एंड पैसिफिक के लिए, उसने बनाया था। अब इसका रिसेंटली क्या हुआ, हमारे ट्राई ने, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज़ में था। बाकी इसका कुछ काम का ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया इन्होंने कि इसको डिस्कस किया जाए। ठीक, उसके अलावा जो है कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस है कि नहीं, इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो अजीज़ बादशाह केस था, जिसमें इसने बोला था
कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी जो कि स्टैट्यूट से बनी है वो कभी भी माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक। तो उसने बेसिकली क्या कर दिया कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस जो है डिक्लाइन कर दिया, ठीक। उसके बाद बहुत से वर्डिक्ट्स वगैरह आए, ये तुम आर्टिकल 30 के जब पढ़ रहे होगे मेंस के लिए, उसमें तुम्हें पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस अभी की बात जान लो कि अभी क्या हुआ। अभी एक 4:3 में वर्डिक्ट आया जिसमें ये बोला गया कि ये जो बात की गई थी अजीज़ बाज़ा केस में स्टैट्यूट वाली, ये अब वैलिड नहीं है, ठीक। और वेदर हम एएमयू को आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो अब उन्होंने दूसरी बेंच को रेफर कर दिया, ठीक है। तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा, बस इतना ही काम का है। अब देखो ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दो ये सबसे आखिरी में लग गया है गलती से, ठीक है। अब फर्स्ट एवर एक्सरसाइज हुई अंतरिक्ष अभ्यास। अब बेसिकली इसको कंडक्ट किसने किया, हमारे डिफेंस स्पेस एजेंसी ने कंडक्ट किया। अब ये डिफेंस स्पेस एजेंसी हमारी बनी कब है, 2018 में बनी है। अब ये एक्सरसाइज कंडक्ट क्यों की गई, ताकि हमारे स्पेस बेस्ड एसेट्स या सर्विसेज हैं जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर जो भी हमारे एक्सो एटमॉस्फेरिक थ्रेट्स हैं उनसे टैकल किया जा सके। अब डिफेंस स्पेस एजेंसी को हेड कौन करता है, इसको हेड करता है हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। अब ये बना कब था, जब 1999 का हमारा कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद 2001 में इसे बनाया गया, जिसमें क्या था, अब देखो वर्ड लिखा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो गया, हमारा आर्मी, नेवल और एयर वाले जो होंगे उनको सबको मिला के बनाया गया, और ये बना किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बना, ठीक। और स्पेस एजेंसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि स्पेस फोर्सेस से रिलेटेड, सॉरी स्पेस फोर्सेस, अभी 2024 में चाइना ने अपनी एक स्पेस फोर्स बनाई है, 2018 में शायद यूएस ने बनाई थी, 2018 या 19 में यूएस ने बनाई थी, ठीक है। रशिया के पास 2015 से ही है, ठीक। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।